नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज का हमारा जो टेस्ट नंबर 21 हुआ था उसकी आंसर ड्राफ्टिंग क्लास है। ठीक है, ये हमारा पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट था, ठीक है, वो आज खत्म हो गया है। 28 तारीख से पेपर सेकंड की आंसर राइटिंग क्लास जो है स्टार्ट होगी। ठीक है ना, 2 दिन का आपके पास समय है। 2 दिन में आप जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, है ना। 28 तारीख को आपको उसकी आंसर राइटिंग की क्लास मिलेगी और टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टेस्ट था वो आपका यूनिट 5 था, पार्ट बी, पेपर फर्स्ट की, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टेस्ट था, ठीक है, ये आपका आज का टेस्ट 45 मिनट वाला था। इस 45 वाले मिनट के टेस्ट में आपको वही 10 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके 7 मार्कर एंड 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 10 मार्कर यहाँ पे देखने को मिले, है ना। और इनके लिए टोटल जो निर्धारित अंक थे वो 75 थे, है ना। आपको 45 मिनट में इनको क्या करना था, कंप्लीट करना था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से। यहाँ पे न्यूनतम वन प्रतिशत वाले पूछे, ना कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, है ना। तो प्रतिशत वाले कौन से हैं? उज्जैन। जो जिले हैं उनके नाम लिख देते। पहला तो आप लिख देते उज्जैन, दूसरा आप लिख देते शाजापुर, तीसरा आप लिख देते आगर मालवा। ठीक। अब यहाँ पे उज्जैन जो है वो पहला है तो इसका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी के आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, वो आपके ऊपर है। यदि याद है तो अच्छी बात है, लिख दो 0.84 और इसका जो है वो 1.83 होता है ना, प्रतिशत। बाकी पहले वाले का थोड़ा सा कंफर्टरी हो जाता है लिखना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको नाम लिख देने थे, सीधी बात। अगला क्वेश्चन, अब देखो ज्यादा इसमें डिटेल देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमें पहले भी मैं बता चुका हूं कि 18 मिनट में हमें 15 टू मार्कर क्वेश्चन जो है वो खत्म करने हैं, है ना। तो हम जो क्वेश्चन सीधा है उसको हम सीधा ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए कोशिश करें कि सेंटेंस ना बनाए, है ना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखे। अब जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, है ना, इसके बारे में लिखना था। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसकी स्थापना वर्ष इतने में हुई थी, इसका मुख्यालय भोपाल में है, नहीं। अपन सीधा डालेंगे यहाँ पे स्थापना। ठीक। कब हुई इसकी स्थापना? 1984 में हुई। ठीक है, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो भोपाल में है। उद्देश्य क्या है इसका वो लिख दो। कोई संस्थान स्थापित किया गया तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना। तो वो यहाँ पे बता दो कि वन उपज जो है आपका, ठीक है, के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ प्रदान करना, है ना। वन उपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को वनवासियों को लाभ देना। ठीक है। अब इसमें एक विशेष पॉइंट भी आप डाल सकते हैं कि इसने क्या हुआ था कि अभी एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की थी, है ना। तो वो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका 3 जो क्या कहलाते हैं लाइन है उसमें कंप्लीट हो जाता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो क्या था? वो था पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में लिखिए, है ना। तो पहले तो आपको इसका प्रारंभ लिखना था। प्रारंभ, कब प्रारंभ हुई? तो ये आपकी हुई थी 1 जुलाई। आप यदि डेट याद नहीं रख सकते हैं तो आप जुलाई 2015 भी याद रखें, है ना। उद्देश्य, क्या उद्देश्य था? सिंचाई उपलब्ध कराना, कृषि भूमि में उत्पादकता, कृषि भूमि उत्पादकता में वृद्धि करना, है ना। तो ये उसके उद्देश्य थे, जैसे कि
सिंचाई, उपलब्ध कराना, कृषि भूमि उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, ये उसके उद्देश्य थे जो आपके एक लाइन में हो जाएंगे, है ना। और इसका आदर्श वाक्य भी था एक, वो भी आप यहां पे डाल सकते हैं कि हर घर, सॉरी, हर खेत पानी। ठीक है, ये इसका आदर्श बात था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका था कि मध्य प्रदेश में हीरे की प्रमुख खदानों के नाम लिखिए, है ना। तो अब देखो, मध्य प्रदेश में जो आपका पन्ना, छतरपुर, सतना, यहाँ पे कई सारे हीरे की खदान पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके आपको नाम लिख देना है। जैसे कि पन्ना, पन्ना में कौन कौन से हीरे की खदान है? मझगवा है, मझगांव, ठीक है, हिनौता, उथली, रामखेरिया। ठीक, फिर आप छतरपुर वाली खदानों के नाम लिख दें। छतरपुर में कौन कौन सी खदानें हैं? सिंचाई, सॉरी, अंगोरा, और बक्सवाहा। ठीक, और फिर आप सतना वाली, सतना में कौन सी है? कोटारिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इनके क्या कर देने थे, नाम लिख देने थे। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उससे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ये एमपीपीएससी है। तो अब प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य, अब देखो यहाँ पे क्या था कि भाई तीन ही राज्य, वो तीन ही जिले हैं, सॉरी, है ना, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। अब हमारे पास तीन लाइनें हैं और हमारे पास यदि समय है तो हम क्या लिखेंगे? यदि आपको उत्पादन पता है, ठीक है, सरसों का उत्पादन पता है तो आप यहाँ पे लिख दें 21,659,000 मीट्रिक टन। ठीक है, फिर आप प्रमुख उत्पादक जिले लिख दें। कौन कौन से प्रमुख उत्पादक जिले? भिंड, मुरैना और आपका ग्वालियर। ठीक, फिर आप बता दें कि एक और फैक्ट यहां पर डाल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक सबसे इफेक्टिव लाइन आपको पहली ये देनी थी कि ये मध्य प्रदेश का सब पहला और सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। पहली लाइन तो आपको यही लिखनी थी कि मध्य प्रदेश का पहला व सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र। ठीक, पहली लाइन। दूसरी लाइन स्थापना, अब देखो पहला है तो इसकी स्थापना आपको याद होना जरूरी है। यहां पे ये इफेक्टिव बनाता है इस पॉइंट को। तो ये 1953 में स्थापित हुआ था। जिला क्या है इसका, कहां पे स्थित है? तो ये तो जिला है आपका बुरहानपुर।
ठीक है, नेपानगर। ठीक। अब वैसे तो आपके 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन अपने पास एक लाइन और है, तो अपन यहाँ पे विशेष करके एक पॉइंट डाल सकते हैं कि इसे तवा क्षेत्र से कोयला और नर्मदा नदी से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, जो कोयला है तवा क्षेत्र से कोयला और नर्मदा नदी से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहां पे आप डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था वो हमारा क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले लिखिए। तो अब वही सीधा सा आंसर, इंदौर। पहला जिला इंदौर, दूसरा आपका झाबुआ और तीसरा आपका भोपाल। ठीक है, ये हो गए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 3 जिले हो गए। अब पहले जिले के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 32.88% यहाँ पे वृद्धि दर है। ठीक है, इसके अलावा आप इनकी यदि आपको याद है कि 30.70% और इसकी आपको याद है यदि 28.62%, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना था। अगला क्वेश्चन, राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना के बारे में आपको बताना था। तो राजघाट परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, तो राजघाट परियोजना के बारे में आपको पता होगा कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त विद्युत जल परियोजना है। तो आप यहां पे लिख सकते थे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त विद्युत जल परियोजना। ठीक, अब स्थान कहां पे है, ये तो स्थान है आपका ललितपुर, यूपी। उत्तर प्रदेश। ठीक है, नदी कौन सी है, तो ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बेतवा। ठीक, और आप यहीं पे इसकी उत्पादन क्षमता भी एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी है, तो 45 मेगावाट। ठीक, फिर आपको ये एक पॉइंट यहाँ पे, एक और पॉइंट आप बता सकते हैं। तो वैसे तो देखो आपके यहाँ पे 3 से 4 फैक्ट कंप्लीट हो गए, 4 डायमेंशन आपने बता दिए हैं, लेकिन हमारे पास जगह है तो हम एक फैक्ट लिख सकते हैं कि यह परियोजना 1999 में प्रारंभ हुई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन था सुवासरा सौर ऊर्जा प्लांट। अब देखो आपको यदि पता होगा कि जो सुवासरा सौर ऊर्जा प्लांट है जो कि मंदसौर में है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा है। पहला तो आपको रीवा का पता ही है ना। तो ये जो सुवासरा है ये आपका मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। तो आपको यही ये लिखना था कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक, पहला पॉइंट। फिर स्थान, स्थान में आप यहां पे लिखते सुवासरा मंदसौर। ठीक, फिर उत्पादन क्षमता,
कितनी है उत्पादन क्षमता? तो 250 मेगावाट है इसकी। फिर विशेष, विशेष में क्या डाल सकते थे कि यह प्लांट जो है वो एनटीपीसी की सहायता से स्थापित है या लगाया गया है। ठीक, इस प्रकार से आप ये 3 फैक्ट यहां पे दे सकते थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका था, लास्ट 2 मार्कर क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश में निम्न मृत्यु दर के कारण लिखिए। अब मृत्यु दर निम्न क्यों होती है? तो सबसे पहला तो चिकित्सा सुविधाओं का विकास होगा, है ना। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि चिकित्सा चिकित्सा सुविधाओं का सुविधाओं का विकास। ठीक। दूसरा पॉइंट आप बता सकते थे जीवन स्तर में सुधार। तीसरा आप बता सकते थे शिक्षा में वृद्धि। और बगल ही में आप लिख सकते थे कि लोगों का जागरूक होना। होना। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है ना। चलिए तो ये आपके हो गए 2 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे 7 मार्कर क्वेश्चन की। ठीक है। तो पहला 7 मार्कर क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो क्या था कि हरी जॉर्ज चैंपियन और एसके सेठ के अनुसार, हरी जॉर्ज चैंपियन नहीं है, ये हैरी है, हैरी जॉर्ज चैंपियन और एसके सेठ के अनुसार वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो अब इन्होंने वनों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और चारों भागों के आपको यहाँ पे नाम लिख देने थे, उनके बारे में बता देना था। जैसे कि पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अब इनका क्षेत्र बता दो। और ये जो वन है इनके अनुसार ये दूसरे सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपको यहां लिखना था कि ये वन जो है ये दूसरे सर्वाधिक पाए जाते हैं, दूसरे सर्वाधिक। मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, है ना। आपको यहाँ पे पूरा लाइन लिखनी थी कि मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्षेत्र बता देना था इनका, कि क्षेत्र क्या है। तो यह बालाघाट, होशंगाबाद, ठीक है, सॉरी, बालाघाट, होशंगाबाद नहीं, होशंगाबाद में तो दूसरे पाए जाते, छिंदवाड़ा है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर मंडला, ठीक है, आदि में पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्या था आपका? दूसरा था उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब ये जो शुष्क पतझड़ वन है यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्षेत्र बताना था आपको। क्षेत्र क्या है इसका? बैतूल,
होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन, रीवा और आदि। तीसरे आपके जो थे वो थे कटीले वन ना। कटीले वन, यहाँ पे वृक्ष कम तथा झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो वन होते हैं इसमें वृक्ष जो होते हैं वो कम होते हैं और जो झाड़ियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ठीक है ना। और साथ में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो वन है ये चंबल घाटी में पाए जाते हैं। क्षेत्र में आप लिख देते चंबल घाटी। ठीक है। फिर चौथा जो था वो था आपका कटीले वन, सॉरी कटीले वन नहीं, चौथा जो था वो था आपका उपाद्र पहाड़ी वन ना। यह वन सीमित क्षेत्रों में है ना, यह मध्य प्रदेश में सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र है इनका वो पचमढ़ी है ना, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है। अब गन्ने की फसल के बारे में आपको बताना था, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो देना था। इंट्रो मतलब एक लाइन में आपको ये लिखना था कि गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो है वो आपकी वाणिज्यिक फसल है और साथ में यह खरीफ की फसल भी है ना। फिर आप इसके बारे में बता देते मिट्टी, कौन सी मिट्टी में ये होती है, तो काली और जलोढ़ मिट्टी। फिर वर्षा, वर्षा में आप बता देते तो 100 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसको चाहिए पड़ती है। ठीक। फिर आप लिखते क्षेत्र, तो ये नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, मध्य भारत, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना। अब आपको इसका उत्पादन बताना था। उत्पादन आपको बनाना था आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। उत्पादन कितना है, तो 724,000 मीट्रिक टन है। ठीक है। और क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है आपका 102,000 हेक्टेयर। ये भी कब के अनुसार है, तो 2023-24 के अनुसार। ये आपको लिख देना है यहां पे। ठीक। फिर उत्पादन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, प्रमुख किस्में बता सकते थे आप। प्रमुख किस्में कौन कौन सी प्रमुख किस्में है इसकी, तो बाहुबली, ठीक है, श्रीमुखी, ये आपकी गन्ने की किस्में हैं। इसके अलावा आप अग्रणी उत्पादक जिला बता देते, क्या बताते अगला पॉइंट, अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, आपको पता है, नरसिंहपुर। और एक लास्ट में विशेष पॉइंट दे देते, विशेष पॉइंट में आप लिख सकते कि जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, गन्ना
अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे है, तो नरसिंहपुर में है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के बारे में लिखिए। तो अब आपको इसके बारे में कैसे लिखना था, सबसे पहले तो आपको ये बताना था कि ये जो रानी अवंतीबाई परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित 29 बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ठीक, पहला पॉइंट। फिर इसका अन्य नाम भी आप बता सकते थे। अन्य नाम क्या है इसका, वर्गी परियोजना। बगल में शिलान्यास। कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और पूर्ण कब हो गई थी ये, तो 1988 या 1990 में ये पूर्ण हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका अगला पॉइंट इसमें आप लिखते हैं कि इस परियोजना के तहत, ठीक है, जबलपुर के निकट जो बिजौरा गांव है ना, वहां पे नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वर्गी, उस पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और उत्पादन क्षमता आपको इसकी यदि पता है, तो आप लिख देते हैं कि 90 मेगावाट जो है वो इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। ठीक, फिर आपको इसके लाभ, अब देखो इतना डाटा तो हमें बुक में मिल जाएगा, तो अब इतने डाटा से हमारा काम चलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 11 लाइन है। टोटल कितनी लाइनें हैं, 11 लाइनें। ये तो हमने कितने में कर दिया, मुश्किल से 5 लाइन में। अब बाकी लाइनों में क्या लिखेंगे, तो बाकी लाइनों में हम लिखेंगे इसके लाभ। ठीक, इस परियोजना से क्या लाभ है, तो लाभ में आप बता सकते थे कि विद्युत उत्पादन क्षमता। ठीक है, अब देखो आपको यदि डायरेक्ट पढ़ना है ये सारी चीजें कि ऐसे फॉर्मेट में कैसे करें, तो आप हमारी जो पब्लिकेशन है उसकी जो बुक है एमपी पॉलिटी की, सॉरी एमपी ज्योग्राफी की, ठीक है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी मेंस के लिए यूनिट 5, ठीक है, आप ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और साथ में आपको ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे है ना, चाहे आप ग्वालियर से हो, चाहे आप जबलपुर से हो, है ना, आप मध्य प्रदेश में कहीं से भी हो, आपको ये बुक आप वहाँ पे मंगवा सकते हैं, है ना। तो उस बुक में आपको इसी प्रकार से सारी फॉर्मेटिंग दी हुई है ना, आपको केवल पढ़ना है और लिखना है। ठीक, तो लाभ लिख दिया, विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दूसरा आपने बता दिया सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। तीसरा आप यहां पे बता सकते हैं पर्यटन में वृद्धि। चौथा पेयजल की आपूर्ति। अगला, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी तो कृषि का विकास भी होगा। यहां लिख सकते हैं आप सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि से कृषि विकास। ठीक, इसके बाद एक विशेष पॉइंट करके भी आप डाल सकते थे। ठीक है, क्या डालते कि इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, किसके अनुसार, इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अनुसार ये प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख चीनी मिलों के नाम लिखते हुए स्थानीयकरण के कारण लिखो, है ना। तो मध्य प्रदेश में आपको बताना था कि कुल कितनी चीनी मिलें हैं, टोटल
26 चीनी मिलें हैं, है ना, जिनमें से प्रमुख के नाम लिख देते, जैसे कि भोपाल शुगर मिल, कहाँ पे है, तो देखो भोपाल नहीं लिख के आना, ये सीहोर में है। ठीक। जावरा शुगर मिल, शुगर मिल, जावरा शुगर मिल कहाँ पे है आपकी, तो ये आपकी है रतलाम में। साथ में इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल है, और स्थापना भी आपको पता होना चाहिए कि 1934 में की गई थी। क्यों? क्योंकि ये पहली है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट। फिर आप डबरा शुगर मिल के बारे में लिख सकते थे। ये कहाँ पे आपकी, तो ग्वालियर में है ना। सेठ गोविंदास शुगर मिल उज्जैन में है, बरलई शुगर मिल देवास में है ना। इस प्रकार से कुछ शुगर मिलों के नाम बता देते, उसके बाद आप लिखते स्थानीयकरण के कारण। क्या कारण है स्थानीयकरण के? क्या कारण है? पहला कारण है कि परिवहन जो है, परिवहन के साधन की कमी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, दूसरा। तीसरा कारण, पूंजी की आवश्यकता, बाजार की निकटता, और ऊर्जा की उपलब्धता। ये आपके स्थानीयकरण के कारण है। ठीक है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि जो गन्ना है ना, वो सीमित क्षेत्रों में होता है मध्य प्रदेश के, है ना। तो इसलिए ये जो उद्योग है वो आपका क्या है, सीमित क्षेत्रों में ही लगे होंगे, है ना। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपके स्थानीयकरण के कारण। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो था वो था कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन करें। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा मेंस में पूछा गया है। ठीक है। अब मुझे सन याद नहीं है किस मेंस में, लेकिन एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको आप कैसे लिखते? ठीक है। तो आपको इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय प्रतिरूप बताना था। तो आपको बताना था कि औसत घनत्व की आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? यहाँ पे आप बीच में हेडिंग दे देते, क्षेत्रीय प्रतिरूप। अब क्षेत्रीय रूप में आप 3 भागों में इसको बांट देते पेज को। पहला, अधिक जनघनत्व वाले, जनघनत्व वाले क्षेत्र। फिर मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र, और फिर कम घनत्व वाले। ठीक है। अब आपको यहाँ पे आधार बना लेने थे सारे के लिए कॉमन, जैसे कि पहला आपको बताना था यहाँ पे जनघनत्व, दूसरा आपको बताना था क्षेत्र, सॉरी, कुल जिले और क्षेत्र। ठीक। जनघनत्व में आप बता सकते थे कि यहाँ पे कितना होता है, 250 से अधिक होता है, और यहाँ पे 200 से
250 तक होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 200 से कम होता है। ठीक। क्षेत्र में और जिले में यहाँ पे 17 जिले हैं, यहाँ 11 जिले हैं, और इसमें आते हैं आपके 22 जिले। ठीक। क्षेत्र में आप बता देते कि जैसा ये जो है मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, ऊपरी नर्मदा घाटी हो गई, ये क्षेत्र हो जाएंगे। इसमें आप लिख देते मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी मालवा आदि, और यहां आप लिख सकते थे रायसेन, विदिशा और शिवपुरी। ठीक। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए आपके 7 मार्कर क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे 10 मार्कर क्वेश्चन की। पहला 10 मार्कर क्वेश्चन जो आपका था वो था मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की स्थिति को पर टिप्पणी कीजिए। पवन ऊर्जा के बारे में बताना था। पहले तो आप फॉर्मेट नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पे परिभाषा देनी थी, ठीक। फिर आपको बताना था एक डायग्राम के माध्यम से प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की स्थिति बतानी थी आपको, ठीक है। फिर आपको बताने थे पवन ऊर्जा से लाभ, और फिर आपको बताना था पवन ऊर्जा की समस्याएं। समस्याएं या फिर आप उन्हीं को बोल सकते हैं कमियां, ठीक है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष देना था, ठीक। तो इन डायमेंशन के तहत आपको यह क्वेश्चन लिखना था, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं और अपन देखते हैं आंसर। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना था यहां पे, सबसे पहले आपको बताना था कि जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, उसके बारे में बताना था। तो आप यहां पे इंट्रो में क्या देते, इंट्रो में आप क्या लिखते हैं, इंट्रो में लिखते कि पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5, कितना, 2.5 मीटर से 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड की जो वायु की गति होती है वो आदर्श होती है, ठीक है। ये आपका हो जाता इंट्रो। फिर आप क्या करते, इस इंट्रो के बाद पवन ऊर्जा क्षेत्रों को डायग्राम के माध्यम से समझाते। एक इस प्रकार से मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाते, ठीक है। ये जगह कम है तो देख लेना अपने हिसाब से, है ना। और मध्य प्रदेश के जो पवन ऊर्जा क्षेत्र है जैसे कि बैतूल हो गया, ठीक है, आपका देवास हो गया, देवास में है ना जाम गोदावरी, जाम गोदरानी, रतलाम हो गया, रतलाम में कौन सा है, मामट खेड़ा, ठीक है। और आपका उज्जैन हो गया, उज्जैन में है नागदा। इस प्रकार से इन क्षेत्रों के बारे में आप बता देते। फिर आप स्टार्ट करते पवन ऊर्जा की स्थिति। पवन
ऊर्जा की स्थिति, वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की स्थिति में आप बताते कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा प्रवाह की जो गति है वो 9.4 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पवन ऊर्जा जो उत्पादन क्षमता है, जो आपकी उत्पादन क्षमता जो है ये आपकी 70.35 किलोमीटर है। ठीक है, और ये किसके अनुसार है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। ठीक है, फिर आप यहां पे बता सकते थे कि मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान। ठीक, ये सब आपको स्थिति के अंतर्गत बताना था। फिर आपको यहां बता देना था कि प्रदेश की प्रथम ऊर्जा संयंत्र जो है, प्रथम ऊर्जा संयंत्र, ये कहां लगाया गया था, तो 1995 में ये लगाया गया था देवास के जामगोदड़ानी में। ठीक है, ये लगाया गया था। ठीक है ना। प्रदेश में पवन चक्कियां कितनी है, तो लगभग 150 है। कितनी है, लगभग 150 है। ठीक है, ये आपको जो फॉर्मेट में बता रहा हूं ना, ये हमारी बुक में डायरेक्ट आपको ऐसी फॉर्मेट मिलने वाला है। तो आप इधर उधर से करने से अच्छा है आप जो एमपी ज्योग्राफी वाली जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं, है ना, यदि आपको अच्छी है। पहले एक बार देखें उस बुक को, है ना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो जाती क्या आपकी मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की स्थिति। फिर आपको बताने थे लाभ। लाभ क्या है कि पवन ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होता। डीजल के विपरीत निरंतर उत्पादन हो सकता है। ठीक है, कृषि भूमि के परिचालन में बाधा नहीं आती। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है वो कम होगी। ठीक, फिर आपको इसकी कमियां बता देनी थी। कमियां क्या बताते हैं आप, क्या कमियां, पवन चक्कियों के संरक्षण संरक्षण व रखरखाव में रखरखाव की कमी, पवन चक्कियों के संरक्षण और रखरखाव की कमी। दूसरा, यह केवल मालवा क्षेत्र तक सीमित है। ठीक, अत्यंत महंगी है ये। ना, और ऊर्जा का उत्पादन भी बड़े पैमाने पे नहीं, कम ऊर्जा उत्पादन होता है। जन जागरूकता, ये एक ऐसा आपका सदाबहार पॉइंट है, आप सब जगह घुसेड़ सकते हो इसको। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपको निष्कर्ष दे देना था कि उपयुक्त कमियों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने पवन ऊर्जा की गति को बढ़ावा देने के लिए 2012 में
पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता 10 मार्कर क्वेश्चन, और इसके बाद आपको 7 नंबर से कम तो मिलते ही नहीं, क्योंकि पूरे नंबर आपको पता है कभी नहीं मिलते, लेकिन आपको हाईएस्ट मार्क जो है वो आपको मिलते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? अगला क्वेश्चन था उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। उद्योग संवर्धन नीति 2014, तो आपको एक इंट्रो के साथ इसकी शुरुआत करनी थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए 30 सितंबर 2014 को, कब? 30 सितंबर 2014 को, ठीक है, नई औद्योगिक संवर्धन नीति की घोषणा की। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के साथ साथ औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास तो करना ही है, साथ में औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास। को बढ़ावा देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते थे कि जो आपका सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी के उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करना। किस प्रकार की अवसंरचना? ऐसी आधारभूत अवसंरचना जो आपके सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे। ठीक, फिर औद्योगिक विकास केंद्रों पर दोहरी जो कर प्रणाली है, ठीक है, दोहरी कर प्रणाली, कर प्रणाली जो है उसको समाप्त करना। फिर आप बता सकते थे उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना, भूमि विकास बैंक की स्थापना करना। ठीक, अगला पॉइंट आप यहां पे दे सकते थे कि उद्योगों के विकास के दौरान 50%, जब भी उद्योगों का विकास होगा तो 50% स्थानीय लोगों को रोजगार। ठीक है, ग्रीन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख तक की सहायता राशि। ठीक है, जो आपके ग्रीन उद्योग होते हैं उनके लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि। ठीक, अगला, नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए 20% भूमि लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए रखी जाएगी। मतलब जब भी कोई नवीन उद्योग होगा, मान लो कि 100% भूमि पर एक नया उद्योग बना, तो इसका 20% जो होगा वो आपका लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए रखा जाएगा। ठीक, चलो फिर कुशल मानव संसाधन हेतु आईआईटी और पॉलिटेक्निक कॉलेज की, आईआईटी नहीं सॉरी आईटीआई, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की स्थापना करना। निवेश परियोजना में सहायता हेतु एक राज्य स्तरीय निवेश प्राधिकरण समिति, निवेश प्राधिकरण समिति का गठन, ये एक पॉइंट। फिर आईआईडीएफ, यानी कि आईआईडीएफ, इसका नाम सुनो क्या होता? आईआईडीएफ क्या होता है? आईआईडीएफ यानी कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो थे
उद्योग संवर्धन नीति 2014 के मुख्य प्रावधान थे, ये आपको लिख देने थे। ठीक है ना। तो भाई ये थी हमारी आज की आंसर राइटिंग क्लास। आज हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, उसके दोनों पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 28 तारीख से आपका जो है वो चालू होने वाला है पेपर सेकंड। ठीक, अच्छा, अब जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको पता है, लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो हमारा टेस्ट है, तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये 1 मार्च से चालू हुआ था और आज हमने एक पेपर खत्म कर लिया है। 28 तारीख से हम दूसरा पेपर खत्म करेंगे। 4 पेपर को मिलाकर टोटल 70 टेस्ट करवाए जाएंगे, जिनकी फीस मात्र 499 है। इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला और इससे अच्छी क्वालिटी। ठीक है, चाहे आप हमारी कॉपी चेकिंग देख लें, ठीक है, चाहे आप हमारे कंटेंट देख लें, हमारी क्लासेस देख लें, है ना, आपको इससे अच्छी क्वालिटी इतने कम दाम में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इवन इससे ज़्यादा दाम देने पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो ये जो है, अब देखो 4 पेपर के साथ साथ आपको यहाँ पे पेपर 5 और पेपर 6 की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो जो लोग आपका जो मेंस है 2025 वाला, उनके लिए तो ये किफ़ायती है ही, साथ में 2026 वालों के लिए भी ये किफ़ायती है। क्यों? क्योंकि 3 महीने में इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ चुके होंगे, है ना। उसके बाद आप अपने कोर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके HTICS जो है सर्च करें और हमारा ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप वहां से टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।